यूपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 दैट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में एस और पी के बीच में एक मिडिल में जो ब्लॉक आ रहा होता है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशनल है। इस वजह से इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होंगे, कुछ होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में फिल होता है, आखिरी के शेल में फिल होता है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक जिनको हम कहेंगे उनका इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल्स में फिल होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक है जिनको डिस्कस इतना ज़्यादा नहीं किया गया। इस चैप्टर में हमें डी ब्लॉक को डिस्कस करना है। डी ब्लॉक की सीरीज़ आप याद कर लें, स्कैंडियम से जिंक तक, यूट्रियम से कैडमियम तक और लैंथेनम से मरकरी तक। ये जो 3 सीरीज़ हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी ओवरऑल 30 एलिमेंट्स हो गए। पहली सीरीज़ के एलिमेंट्स आप याद कर लें क्योंकि इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद हो जाएगी। अब इस पहली सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी बहुत आसान है। स्कैंडियम को देख लें, पहले इसमें 4s की फिलिंग होगी और फिर बाद में इसमें 3d की फिलिंग होती है। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम में 3d में 2 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम में जाने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्रोमियम पर आके यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है क्योंकि 3d4 जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके आ जाए तो ये हो जाएगा 3d5। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 5 आ जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। और अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो तो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। इस वजह से क्रोमियम पर आकर थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में आ जाता है और ये बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1। यहाँ पर उसके बाद यहाँ से वापस 3d5, 3d6, 7, 8। अब यहाँ पर जब 3d9 हुआ यहाँ पर भी यही सेम चीज़ हैपन होगी कि s का इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाएगा ताकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जब डी ऑर्बिटल फिल होगा तब होगी या फिर हाफ फिल्ड होगा तब होगी। अब इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, जैसे इन सबको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आ रही है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम भी होती हैं। साइज़ को देखें तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ करेगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इनकी एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होंगी। हाँ, ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनकी हाई होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है वेरिएबल होती है क्योंकि इसमें ना सिर्फ 4s बॉन्डिंग बनाता है बल्कि 3d भी बॉन्ड बनाता है। तो दो जो शेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कलर पर आए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे के सारे कलर्ड होते हैं और जिंक जो है वो कलर्ड नहीं होता, ये वाइट कलर का होता है। जिंक की प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे आगे भी इन सबसे चेंज होंगी, तो क्योंकि कोई एक एलिमेंट तो बिल्कुल सबसे चेंज होता ही होता है। तो ये जो जिंक होता है, जिंक है वो सब एलिमेंट से हर मामले में चेंज होगा। अब कलर पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है डेवलप हुई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी एलिमेंट के साथ, किसी ऐसी स्पीशी के साथ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उस स्पीशी को नाम देते हैं लिगेंड। अब ये जो लिगेंड है इसके पास लोन पेयर होगा, जैसे ही ये मेटल के करीब आएगी तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी। अब क्या होता है कि डीप के 5 ऑर्बिटल होते हैं और सबकी एनर्जी इक्वल होती है। जब 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी तो हम इनको कहेंगे दीज आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। जैसे ही लिगेंड करीब आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हुई है। अब ये स्प्लिट करेंगे हायर एंड लोअर एनर्जी में। तो जिसकी लोअर एनर्जी होगी उस लेवल को हमने नाम दिया है T2G और जो हायर एनर्जी है उसको नाम दिया है EG। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये डिपेंड करेगा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उस पर। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल में होगा और उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो मिलेगी और उसको वो एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब वही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो वो एनर्जी डिफरेंस से मीट करेगी। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, अब क्या होगा कि लाइट के 7 कलर्स जो आ रहे थे उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, बाकी की वेवलेंथ दोबारा से एमिट हो गई, ट्रांसमिट हो गई। एमिट नहीं, ट्रांसमिट हो गई। अब जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, जो वेवलेंथ ट्रांसमिट हुई है वो कलर शो करेगी व्यूअर्स को और जो एब्जॉर्ब हो गई वो उसमें से गायब हो जाएगी। जैसे कॉपर है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी
की जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो ब्लू कलर व्यूअर्स को शो कर रही होती है। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर आए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में और कुछ जो है वो फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल आ जाते हैं। फिर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एक रिएक्शन को हैपन करने के लिए। जैसे आयरन को अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, निकल को हाइड्रोजनेशन के लिए। ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर के कंपाउंड नहीं बनाते। रीज़न दो हैं, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, दूसरा ये कि इनकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स या होल्स होंगे जिसमें जाके छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन ये अंदर जाके रिजाइड कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो जाती है। ठीक, और ये जो एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसके डी ऑर्बिटल कोई ना कोई वैकेंट होता है और उसमें कोई ना कोई लिगेंड आके अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसको हम कहेंगे लेविस बेस या फिर लिगेंड। वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है या उसके पास है ही एक एटम जो शेयर कर रहा है तो उसे हम यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए तो बाइडेंटेड, इस तरीके से अगर 6 हो रहे हैं तो हेक्साडेंटेड, और सामने उनकी एग्जाम्पल भी लगी हुई है। अच्छा, याद रखें जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे हुए होते हैं सेंट्रल एटम के साथ उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं चीलेट। इस वजह से इन लिगेंड्स को हम चीलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। चीलेट का मतलब होता है क्रैप्स क्ला। जैसे फॉर एग्जांपल निकिल डाइमिथाइल ग्लाइकोसेट है, EDTA है, तो ये चीलेटिंग एजेंट होते हैं। अब नॉमेनक्लेचर पर आए तो नॉमेनक्लेचर के लिए वैसे रूल्स तो बहुत ज़्यादा लिखे हुए होते हैं, लेकिन जब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती तब तक वो रूल्स किसी काम के नहीं होते। एक रूल यहाँ पर बस याद रखना है कि जो भी कैटायन होगा उसको पहले नाम दिया जाएगा। अब वो कैटायन अगर कॉम्प्लेक्स है या फिर आयन है, जो कोई सा भी होगा हम उसको पहले नाम दे देंगे। अब इसमें देखें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव। तो कैटायन कौन सा हुआ? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो पहले कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें तो पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब इस केस में हम पहले पोटाशियम को नाम देंगे फिर कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे, यानी पहले हमें कैटायन को नाम देना है। अब कैटायन जैसे इसमें था कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 6 लिगेंड लगे हुए हैं, वो भी अमोनिया के। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, अब देखिए कितने अमोनिया लगे हुए हैं? 6, और 6 के लिए हम हेक्सा का वर्ड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन। उसके बाद ये है कोबाल्ट मेटल लगा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कोबाल्ट लगा हुआ है। अब कोबाल्ट के लिए हम यूज करेंगे वर्ड ये सेम रहेगा कोबाल्ट। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम इनके लिखते हैं जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जो चार्ज आ रही है, जो अपेरेंट चार्ज इसके ऊपर आ रही है। अब वो डिपेंड करती है कि ओवरऑल चार्ज कितनी है। देखिए 3 क्लोरीन है यानी 3 माइनस के चार्जेस हैं। अमोनिया तो न्यूट्रल है तो कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज आ जाएगी तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3। ठीक, लास्ट में आप नाम दे देंगे क्लोराइड का। क्लोराइड के लिए आप ट्राई क्लोराइड नहीं लिखे, खाली क्लोराइड लिख लें तो भी ये ठीक हो जाएगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसको नाम अगर दें हम तो इसमें देखें यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कैटायन जब कॉम्प्लेक्स होता है तो पहले उसको नाम देंगे। अब यहाँ पर 2 तरह के लिगेंड है, एक क्लोरीन है दूसरा अमाइन है। टेट्रा अमाइन है और डाइक्लोरो है। तो डाइक्लोरो में डी पहले आ रहा है, टेट्रा अमाइन में टी आ रहा है। तो पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो पहले डी आता है। तो डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन, फिर आ जाएगा क्रोमियम। और क्रोमियम के ऊपर चार्ज कौन सी होती है? देखिए क्लोरीन यहाँ पर है 3 क्लोरीन है, अमोनिया तो है ही न्यूट्रल, तो 3 क्लोरीन है तो क्रोमियम की चार्ज 3 हो जाएगी। तो डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड ऐसे लिखेंगे नाम इसका। इसके लिए देखें कॉम्प्लेक्स को पहले नाम देना है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड लगा हुआ है वो ऑर्गेनिक है। जब ऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो हम बिस
ट्रिस, टेट्रा के ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब 3 इथाइलिन डायामाइन है तो हम करेंगे ट्रिस इथाइलिन डायामाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कोबाल्ट 3 क्यों कहा? क्योंकि नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज होती है, तो 3 नाइट्रेट के लिए इसकी चार्ज -3 और उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स जब न्यूट्रल हो तो हम डायरेक्टली नाम दे देंगे, सिर्फ इसके अंदर जो लिगेंड्स हैं उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अब यहाँ पर 2 अमाइन है, डायमाइन हो जाएगा और टेट्रा क्लोरो हो जाएगा। तो पहले डी आता है, डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो प्लाटिनम। प्लाटिनम के ऊपर चार्ज कौन सी आएगी? यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यानी 4 माइनस चार्ज है, तो प्लाटिनम 4 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पर ट्राई नाइट्रो है और ट्राई अमाइन है, तो अमाइन में ए आ रहा है इसलिए आप पहले ट्राई अमाइन लिखेंगे, फिर ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं जब कॉम्प्लेक्स एनायन हो। तो इसमें पहले केटाइन को नाम देंगे, दैट इज पोटाशियम। पहले आप इसमें लिख लोगे पोटाशियम। उसके बाद आप लिगेंड्स को नाम दें, कितने लिगेंड्स है? 6 लिगेंड्स है, तो आप हेक्सासायानो, हेक्सासायानो। अब जो आपके पास मेटल होगा उसके आगे आप ATE का इजाफा करेंगे, 8 का। जब भी कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा तो मेटल के आगे ATE लगाएंगे और उसका ओरिजिनल नेम लिखने की कोशिश करना। तो फेरियम है तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। अब चार्ज को बैलेंस कर लें, चार्ज को बैलेंस करते हुए देखा कि CN पर माइनस चार्ज होती है, यानी साइनाइड जो है वो नेगेटिव लिगेंड है, यानी 6 लिगेंड है तो 6 माइनस चार्जेस हो गए। उनको बैलेंस करने के लिए 3+ यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो 3+ -6 यानी ओवरऑल -3 के चार्जेस अभी भी हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए फेरेट के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी? 3, ठीक। सॉरी, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके लिए देखें, पोटाशियम हेक्सासायानो फेरेट 6 - 4 2, तो फेरेट 2। यहाँ पर देखें पोटाशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट और 6 - 3 3, तो कोबाल्टेट 3 हो जाएगा। फर्दर आप इसकी बुक से प्रैक्टिस भी कर लें। अब आते हैं मेटलर्जी पर। मेटलर्जी कॉपर की मेटलर्जी को डिफाइन करने की नीड नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। अब देखिए कॉपर की जब मेटलर्जी होती है तो उसको जो जिस ओर से निकाला जाता है दैट इज सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में 6% कॉपर होती है। अब इस सल्फाइड ओर को स्टेप 1 में क्या किया जाता है? रोस्ट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट किया जाएगा एयर में। हीट करने से क्या होगा कि कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फाइड में, आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इनको सैंड के साथ मिक्स किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फेरस सिलिकेट में। बेसिबर कन्वर्टर में ये पूरी स्लग के तौर पे ये बॉटम में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी का जो कॉपर सल्फाइड है ये कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड और ये जो ऑक्साइड बना है ये फर्दर जो बची हुई कॉपर सल्फाइड है उसके साथ रिएक्ट करके ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लिस्टर कॉपर इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड बचती है वो स्केप आउट हो जाती है। जब कॉपर सॉलिडिफाई होगी तो उसके ऊपर ब्लिस्टर्स लगे होते हैं तो ब्लिस्टर्स फॉर्म में होगी, इस वजह से इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। की रिफाइनिंग के लिए एनोड को यूज़ किया जाएगा जो कि ब्लिस्टर कॉपर के ब्लॉक्स होंगे और कैथोड थिन शीट्स ऑफ कॉपर होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो कैथोड पर कॉपर जो होती है वो जमा होने लगती है, ठीक। अब आते हैं सिल्वर नाइट्रेट पर। सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं कॉमनली और सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला याद कर लें। बनाते हुए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके सिल्वर के साथ रिएक्ट करवा के बनाई जा सकती है। वाटर सोल्यूबल होती है और अदर सॉल्वेंट्स में भी सोल्यूबल होगी। 450 सेंटीग्रेड पर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी सिल्वर मेटल के अंदर। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोक्साइड फर्दर जो है हीट करने पर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पीपीटी देगा, ठीक। अच्छा, ये सिल्वर नाइट्रेट स्किन के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाए तो ब्लैक स्पॉट्स प्रोड्यूस करती है। ये रिएजेंट्स के तौर पे यूज़ होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स। जैसे सिल्वर अगर क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करेगी तो वाइट पीपीटी देगी, अगर ब्रोमाइड को अलग करेगी तो येलो पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी। इस तरीके से आयोराइड के लिए येलो पीपीटी। फोटोग्राफी और मेडिसिन में भी सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है। फिर एक और कंपाउंड है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसको ब्लू थोता या ब्लू स्टोन या फिर क्यूप्रिक सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, ये सारे इसी के नाम है। ये
कहा जाता है इनको। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर को हीट किया जाए तो कॉपर सल्फेट बनेगी। ये कॉपर सल्फेट जो होती है इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। अब इसी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, हाइड्रेटेड है और ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। जब आप इसको 230 सेंटीग्रेड पर हीट करोगे तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में मिलती है जो कि वाइट होती है। कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है लेकिन अल्कोहल के अंदर पीपीटी फॉर्मेशन करती है। पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलकर आयोडीन गैस को लाइब्रेट करेगी, अमोनिया के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और ये इसके कुछ यूजेस हैं। शॉर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं जैसे पोटाशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और पोटाशियम क्रोमेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम डाइक्रोमेट बनेगी और पोटाशियम डाइक्रोमेट को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वापस पोटाशियम क्रोमेट बनेगी। कलर का भी डिफरेंस है, केमिकल फॉर्मूला का भी डिफरेंस है, भी याद कर लें। पोटाशियम क्रोमेट जो होता है वो लेमन येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सोल्यूबल होता है। डाइक्रोमेट जो होता है ये भी येलो कलर का ये रेड कलर का होता है। ठीक, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब आते हैं पोटाशियम परमैंगनेट पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। पोटाशियम परमैंगनेट भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेट से बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से बनता है और उसके बाद इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक मीडिया में कुछ अलग और एसिडिक मीडिया में कुछ अलग होती है। देखें, बेसिक मीडिया में मैंगनीज जिस पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 होती है जब ये पोटाशियम परमैंगनेट की फॉर्म में होता है। अब मैंगनीज जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके +7 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है जब मीडिया जो होता है वो बेसिक हो या न्यूट्रल मीडिया हो। तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे पोटाशियम आयोडाइड है उसको पोटाशियम आयोडेट में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से अगर मीडिया एसिडिक होगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और +7 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर लेगा। नाइट्राइट इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन गैस में, इस तरीके से पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। पोटाशियम परमैंगनेट एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है। फिर जो है वो कोरोजन का टॉपिक है। कोरोजन को पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर लिया था और अब जो है कोरोजन को रिमूव करने के भी मेथड हमने देखे थे कि कोरोजन को रिड्यूस करना है तो क्या क्या करना चाहिए। इसमें एक जो मेथड होता था तब बड़ा था हमने वो एलॉइंग था कि अगर हम 2 या 2 से 3 मेटल्स को आपस में मिक्स करके एलॉय बना ले तो उससे भी कोरोजन में रिडक्शन आती है। तो स्टेनलेस स्टील इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। इन तीनों के मिलाने से ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ये कोरोजन इसमें रेजिस्ट हो जाती है और घर की काफ़ी सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह इसी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर एंड फोटोग्राफी। अब ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनमें से एमसीक्यू ज़्यादातर आते नहीं है लेकिन फिर भी एक नज़र हम इसको देख लेंगे। सिल्वरिंग ऑफ मिरर पहले जो की जाती थी वो अमेलगम मेथड से की जाती थी, यानी गिलास के ऊपर ऐसा कोट कर देना कि वो मिरर की प्रॉपर्टी देने लगे। तो अगर पहले किया जाता था अमेलगम के थ्रू कोट, अमेलगम वाज द मिक्सचर ऑफ मर्करी एंड टिन, उसको ग्लास के ऊपर कोट करते तो वो मिरर की प्रॉपर्टीज़ देता। लेकिन 1938 में लाइबनिज़ ने इसको मिरर की कलरिंग के लिए, कोटिंग के लिए सिल्वर को यूज़ किया और फिर तब से सिल्वर ही यूज़ होता है। सिल्वर को डिपॉजिट किया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का वाटर में, फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड की जाती है, रोशेट साल्ट बनाया जाता है और उसको ऐड करके फिर जो है ग्लूकोज की रिडक्शन वगैरह करके कंप्लीट एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिर जैसे ही उसके ग्लास के ऊपर लगाते हैं तो वो कोटिंग सिल्वर की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर और वो ग्लास की प्रॉपर्टीज़ देने लगता है। फोटोग्राफी जो होती है इट्स एन आर्ट ऑफ डेवलपिंग पिक्चर बाय मीन्स ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। जैसे ही आप इसको एक्सपोज करोगे लाइट की तरफ तो पिक्चर डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफी। इसमें जो यूज़ होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है। एक्चुअली जो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से फोटोग्राफी हो रही है वो सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो सेंसिटिव टू लाइट होता है। जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिडक्शन हो जाती है इसकी और सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि कुछ सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है वो अभी भी अनायोनाइज्ड रहती है, कुछ जो मतलब रिडक्शन उसकी नहीं हुई भी होती और कुछ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस सिल्वर की वजह से क्या होगा कि जो फिल्म बनती है वो नेगेटिव होती है, वो ब्लैक होती है। फिर इसको दोबारा से लाइट की तरफ एक्सपोज किया जाता है ताकि जो अनआयोनाइज्ड रही थी या फिर जो जिसकी रिडक्शन अभी नहीं हुई थी उसकी दोबारा से रिडक्शन हो जाए, फिर एक पॉजिटिव फिल्म जो है हमारे पास बन जाती है।
एक और मेथड होता है कोरोजन को रोकने का, दैट इज़ प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग जैसे कि की जाती है, यानी मेटेलिक टिन जो होता है उसका कोट लगा दिया जाता है उस मेटल पर जिसको हमें बचाना है, यानी जिसे हम बेस मेटल कहते हैं, जिसके ऊपर कोरोजन होती है। अब ये जो टिन की प्लेटिंग है, इस मेथड को हम टाइनिंग भी कहते हैं। टाइनिंग दो तरीके से हो सकती है, या टिनिंग दो तरीकों से हो सकती है, मैकेनिकल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा कि जो आयरन की शीट्स हैं या जिसकी भी शीट जिसको हम कोट करना है, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले वॉश करते हैं और फिर टिन को मेल्ट करके उसके अंदर डिप कर देंगे वो शीट, तो क्या होगा कि टिन कोट हो जाएगी उसके ऊपर। या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कैथोड आयरन की शीट्स होती हैं, एनोड प्योर टिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट टिन क्लोराइड और HCl होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो ये जो टिन है वो आयरन की शीट्स पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है और आयरन की शीट पूरी तरीके से टिन के कोट में आ जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड MCQs आप सॉल्व कर लीजिएगा, पाक MCQs है उससे भी सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आदम जी के MCQ सॉल्व कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।